नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच सरप्राइजली मैं जो है उपस्थित हूं। और जो पेपर सॉल्यूशन चल रहा है वो बड़ा ही शानदार चल रहा है और आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। निश्चित रूप से ये पेपर आप लोगों की सफलता में जो है वो मील का पत्थर साबित होंगे। आज अजय सर की जगह जो है हिंदी और मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 2.0 इस जून 1 जून को होने वाली है। आप सबको इसकी जानकारी है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर जगह इसकी सूचना दी जा रही है। हालांकि कुछ जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि पेपर हम करवाएं 6 शहरों में, लेकिन फिर भी पेपर तो होकर रहेगा। और हमारे सोशल आईडी पे जो है लगातार रिपोर्ट करके फेसबुक पे पोस्ट डिलीट करवाई जा रही है। तो इसका मतलब कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि विरोध हमेशा अच्छे का ही होता है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप निश्चित रूप से पहले तो घबराएं नहीं कि यार हम हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है यार, पढ़ लेते हैं, एक दिन खराब होगा। ये एक दिन खराब नहीं होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इसमें आपका जो मूल्यांकन होगा उससे आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक्स को हमें पढ़ने चाहिए। ये बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। पीछे 350-400 बच्चों ने पेपर अटेंड किया था, पिछला जो 1.0 था। इस बार 2.0 6 शहरों में शानदार होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा अच्छी होनी चाहिए और ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मैं इसकी क्या बात करूं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े जो विद्वान लेक्चरर्स हैं उन लोगों का सहयोग भी लिया कि भाई मैं पेपर हमेशा बनाता हूं, मेरी स्ट्रेटेजी सबको पता है। तो इस बार थोड़ा सा नया पेपर होना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। जो भी सेंटर आपके नजदीक हैं उस सेंटर पर आपको, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे इसको स्कैन करके, तो आपको अपना एड्रेस भरना है और कुछ नहीं करना। बाकी ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल आ जाएगा कि हाँ भाई आपको कौन सा सेंटर चाहिए, हम वो बुक कर देंगे। तो 25 तारीख रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। 25 मई तक रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पेपर नंबर ये 9 है। दर्शनीय शब्द प्रत्यय है। अभी हाल ही में ये प्रश्न जो है वो रीट में भी पूछा गया था, अनीय प्रत्यय का। कौन सा प्रत्यय? अनीय प्रत्यय का जो क्वेश्चन था वो रीट में भी पूछा गया था, क्योंकि ये प्रत्यय ही ऐसा है, ईय और अनीय में कंफ्यूजन बना रहता है। इसीलिए ये प्रश्न जो है पूछा गया था कि दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है। तो जो है दृश्य प्लस अनीय, यानी इसमें अनीय प्रत्यय है, लेकिन लोगों को ऐसा लग जाता है कि इसमें दर्शन धन ईय है, इसीलिए ये प्रत्यय बार बार पूछा जाता है। तो आप याद रखें इसमें अनीय। और आपको याद नहीं रहता है तो चलो मैं आपको शब्द बता देता हूं जिनमें अनीय प्रत्यय होता है। हाँ, तो वो शब्द बता देता हूं जिनमें अनीय प्रत्यय होता है। जैसे होता है आपके माननीय, जैसे आपके होता है विचारणीय, जैसे आपके होता है रमणीय, है ना, रमणीय, जैसे आपके होता है श्रवणीय, जैसे आपके होता है पठनीय, जैसे आपके होता है, और क्या हो जाए, माननीय, रमणीय, विचारणीय, दर्शनीय, ये हो गया। और तो क्या होगा, बस। तो ये मुख्य रूप से वो शब्द हैं जो अनीय प्रत्यय में आते हैं। तो कम से कम इसे जरूर याद रखिएगा। किस विकल्प में विलोम युग में? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाता है कि अगर उत्तर जो है, पहले तो आप उत्तर दे दीजिए। उत्तर दे दिया, ठीक है। इसमें विलोम है सुरति विरति। अब जैसे आकुल और व्याकुल, ये एक जैसी स्थिति है। आकुल और व्याकुल, कटु और तीखा, ये भी एक जैसी स्थिति है। हताश और निराश, मैं हताश हूं, मैं निराश हूं, तो कुल मिला के ये विलोम नहीं है एक दूसरे के। और ये जांचने के लिए आपकी स्टडी अगर अच्छी हो रखी है तो ही होगी। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, है ना, अनेकार्थ, ये शब्द जरूर रटिएगा। ये बड़े काम के हैं और ये आपके गलत हो गए। अगर आप 2 से 3 प्रश्न अगर ये गलत चले गए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो, और 2 से 3 आपके पक्ष में आ गए, आप सिलेक्शन हासिल कर सकते हो। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? सुरधन ईश सुरेश, महाधनीश महेश, रमाधनीश रमेश। तो सर यहाँ तो राम लिखा हुआ, हाँ यही तो है। यहां होगा रमा धन ईश, क्या बनेगा? रमेश बनेगा। यहां लिखा हुआ है राम धन ईश, तो ये तो रामेश बन जाएगा, रमेश कैसे बनेगा? इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? इनमें से सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। जैसे सुत है, तनय है, आत्मज है ना। तो ये सुत यानी पुत्र के लिए आता है सुत, ठीक है। तनय, आत्मज, ईर्ष्या, असूया, मत्सर, रश्मि, अंशु, मयूख,
क्रमेलक, महाग्रीव और वैशाख नंदन। अब यहां जो आपको ये तीन दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको ये उत्तर देना है कि हाँ इसमें से ऊंट के लिए कौन सा है, महाग्रीव यानी महान ग्रीवा है, जैसे क्रमेलक है, तो इसमें ऊंट के लिए कौन सा है, बताओ। देखिए फटाफट बताओ, क्योंकि यही चीज होती है कि हमें केवल ऊंट का पता है लेकिन ऊंट का कौन सा नहीं है ये भी पता होना चाहिए। क्रमेलक तो लग रहा है कि हाँ ये तो सर बार बार आता है, महाग्रीव यानी ऊंट की सबसे महान ग्रीवा होती है, लेकिन वैशाख नंदन, वैशाख का पुत्र, वैशाख में सबसे ज्यादा अहम उसको समझ नहीं आया, ये होता है आपके गधे का। वैशाख नंदन किसका होता है, गधे का होता है, तो इसके अंदर ये सारे के सारे पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, अच्छा 4 ही क्वेश्चन आता है क्या, हाँ तो आपके 4 ही आने वाले हैं, आप हिंदी में आनंद लोगे तब तक क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो देखो शिक्षावाणी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, BSER, IASC, RSCRT, MHRD, तो इसमें उत्तर तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि शिक्षावाणी जो है वो RSCRT। लेकिन देखो कई बार आता है कि भाई सर RSCRT है या SCRT मिलेगा, तो इसमें आता है कि भाई नाम वगैरह जो चेंज बाद में चेंज कर दिया गया था, SCRT कर दिया गया, तो इसको लेकर कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि मतलब डर होता है, भय का माहौल होता है कि सर अरे दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे, या तो RSCRT होगा या SCRT होगा, तो आप घबराओ वैसे भी नहीं, ठीक है। फिर भी इसका सॉल्यूशन जो है राजेश सर जो है बराबर मैनेजमेंट की क्लासेस ले रहे हैं और आपको शॉर्ट नोट्स मिल गए, मैनेजमेंट की क्लासेस बराबर देख लो, क्वेश्चन बाहर जाने का ही नहीं है। शिक्षावाणी तो आप जानते हैं ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कोरोना के दौरान हुई थी, कोरोना के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी, ताकि पढ़ाई निरंतर चलती रहे, है ना। ये है क्या, ये एक रेडियो कार्यक्रम है, ये क्या है, एक रेडियो कार्यक्रम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये एक रेडियो कार्यक्रम है, और इसमें सारा कंटेंट जो है वो ई कंटेंट है, सारा कंटेंट कैसा है, ई कंटेंट है, रेडियो कार्यक्रम है, कोरोना के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी, पढ़ाई निरंतर चले, घर बैठे शिक्षा मिलती रहे, यही सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। शिक्षा दर्शन, देखो वो वाणी है, वो वाणी है तो हमने लिख दिया रेडियो कार्यक्रम, यह दर्शन है, दर्शन है तो ये टीवी से संबंधित होगा, दर्शन है तो टीवी से संबंधित होगा। कि समय सारणी में कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय बताओ, तो कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय, इसका मतलब चलो हम 9 से 12 का बता देते हैं, तो 9 से 12 जो प्रसारण समय है वो आपके 12:30 से 2:30 तक का समय जो है वो 9 से 12 कक्षाओं को दिया गया है। इसको लेकर अगला क्वेश्चन भी है, शिक्षा दर्शन में प्रतिदिन कितने मिनट का प्रसारण किया जाएगा, तो ध्यान रखें शिक्षा दर्शन में सबसे पहले तो 1 से 8 तक का जो समय है वो समय दिया गया है इनको, 1 से 8 तक की बात कर रहा हूं, 3 बजे से 4:15 तक का समय दिया गया, यानी 1 से 8 तक इनके पास 75 मिनट हैं, 1 से 8 तक 75 मिनट, और वहीं 9 से 12 तक का जो समय दिया गया है अभी हम पढ़ के आए 12:30 से 2:30 तक का समय दिया गया है, यानी ये टोटल है 120 मिनट। तो कुल मिला के 75 प्लस 120 बराबर क्या हो जाएंगे 195, तो यानी कुल मिला के इसमें समय कितना दिया गया है 195 मिनट का। अब मैं एक तो रटवा दूं सीधा 195 मिनट का, लेकिन 195 मिनट कैसे है, 75 मिनट इसको है, 120 मिनट इसको है, तो टोटल 195 मिनट का समय शिक्षा दर्शन मैंने कहा जो टीवी पर आधारित है। नेक्स्ट, शिक्षा वाणी का प्रसार किसके माध्यम से होगा, अरे वाणी है, वाणी हमने अभी बोला रेडियो कार्यक्रम है, रेडियो है तो ये किसके माध्यम से होगा भाई, आकाशवाणी के माध्यम से होगा। इसी वाणी के आधार पर ही तो, इसी वाणी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, शिक्षा वाणी। क्या रखा गया है, शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी का प्रसारण किया जाता है, शिक्षा वाणी का प्रसारण किया जाता है कौन से कितने बजे तक किया जाता है, बताओ। देखिए इसमें 9 से 10, 10 से 10:55, 11 से 11:55, 12 से, तो यहां प्रातः है 11 बजे से 11:55 तक जो है शिक्षा वाणी रेडियो प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा वाणी की शुरुआत कब हुई थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कोई, तो यहां पे 2021, 2020, 20 बताओ। देखिए इसमें कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन सर ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन, अरे कठिन नहीं, मई में हुई थी। अभी क्या चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो इसका मतलब पहले तो आप आ जाओ मई में, और मई का तो एक ही ऑप्शन है सर, इसका मतलब 11 मई 2020, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा 11 मई 2020 को, तो सर वो तो क्या था, अरे वो तो हो सकता है पुनः शुरुआत हो सकती है, 11 मई 2020 ये इसकी शुरुआत है, तो 11 ठीक है मई
और 2020। याद रखिएगा, शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? हमने अभी पढ़ा कि 1 से 8 और 9 से 12, 1 से 8 तक के 75 मिनट है, 9 से 12 तक के 120 मिनट है। टोटल कितने मिलते हैं? 195 मिनट मिलते हैं। तो यहां 1 से 8 ही आएगा क्योंकि 9 से 12 इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 का समय क्या है? अभी जो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, क्या समय है? वो समय है 3:30 बजे से 4:15, क्योंकि ये समय तो किसका है? 9 से 12 तक की क्लास का है, और ये समय 1 से 8 तक की क्लास का है, 3 से 4:15। नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो वो होगा, वाणी पहले आई तो मई में, जून में जाओगे तो आपको दर्शन मिलेगा, और वो दर्शन कब मिलेगा? 1 जून 2021। बिल्कुल ये वही तारीख है, 1 जून, जिस तारीख को इस बार स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा 2.0 होगी। यहां पे पुनः प्रसारण मतलब 2.0, 1.0 पहले होगा, 2.0 पुनः प्रसारण। तो दोबारा कब होगी पुनः स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा कब हो रही है? तो वो हो रही है 1 जून। कब हो रही है? 1 जून 2021, लेकिन ये होगी 1 जून 2025। तो याद रखिएगा, पुनः प्रसारण शिक्षा दर्शन का पुनः प्रसारण 1 जून 2021। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? तो अभी दर्शन हो चाहे वाणी हो, ये कोरोना के दौरान जब बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, तो बच्चों की पढ़ाई निरंतर चलती रहे, घर बैठे उनको अध्ययनरत सामग्री मिलती रहे, है ना। और चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे मतलब नेट की अगर प्रॉब्लम है तो टीवी के माध्यम से मिले, लेकिन मिलती रहे। तो विद्यार्थियों तक सहज व सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाना बिल्कुल सत्य बात है। इसका ध्येय वाक्य, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये वाक्य है क्या? ध्येय वाक्य क्या है? बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये है। कोविड-19 के दौरान बाधित हुई पढ़ाई के कारण विद्यार्थी को उसके स्तर तक लाना, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, 45 में उपयुक्त सभी। शिक्षा वाणी, अब की बात देखो, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण कितने मिनट का होता है? तो यहां ये प्रश्न बहुत, अब स्टूडेंट क्या तो रट्टा मारता है, अरे बेटी का बाप रट्टो क्यों मारे, देख आगे बताऊं तने, है ना। ये कितना है? 11 से 11:55, यानी कितना हो गया? 55 मिनट का। कितना हो गया? 55 मिनट, है ना। तो बस ये लोग कितना उत्तर मिल गया? 55 मिनट का। शिक्षा वाणी का 55 मिनट का है। दर्शन जो है वहां जा रहा है, वहां थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट का संबंध किस कक्षा से है? तो इसमें 2 स्लॉट हैं। ये प्रथम स्लॉट है जो 1 से 8 तक का है, द्वितीय स्लॉट जो है वो 9 से 12 तक का। याद क्या करना है? रट्टा मारने के बजाय माइंड में सेट करना चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस का आनंद आता है। 51 में क्या आता है? 1 से 8 तक का। कितना है? 1 से 8 तक का आता है, ठीक है। प्रथम स्लॉट मतलब हर चीज को इजी बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इजी बनाकर काम करो। नेक्स्ट, 59, शिक्षा वाणी के लिए, वाणी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वही एससीईआरटी है, बात खत्म। जो क्योंकि शिक्षा वाणी को लेकर पूरा देखा जाए ना, वो हेडेक एससीईआरटी के पास ही। नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन क्या है? दर्शन 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 टीवी, टीवी एक टीवी कार्यक्रम। रेडियो कार्यक्रम तो कौन सा है? वो है आपके शिक्षा वाणी है। वो कौन सा है? शिक्षा वाणी है, लेकिन ये दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, कब किया जाता है? हवा महल से कार्यक्रम किया जाता है शिक्षा वाणी के कार्यक्रम के अंतर्गत, वो किया जाता है। ध्यान रखना, प्रत्येक शनिवार। कई बार लोग पूछते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या? एक बार आ गया था कि वो एसएमसी एचडीएमसी वाला मीटिंग पड़ा ना, अमावस को होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी आता है। एग्जाम के अंदर आ गया था कि वो पूर्णिमा को होती है, अमावस्या को होती है। तो प्रत्येक शनिवार होती है, तो प्रत्येक शनिवार याद करना पड़ेगा। पीछे वो जब वो दूध पिलाते थे, वो शायद वो कुछ था, वो बुधवार मंगलवार वाला, उस टाइप के क्वेश्चन आ गए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये देखिए, मैंने मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो हिंदी से हटकर मैं कई बार मतलब स्टेपनी की तरह काम करता हूं, जिससे आपको उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ भी आएंगे और आपको मेरे समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा, और आपको लगा होगा कि हाँ, हिंदी के अलावा मैनेजमेंट भी मैं अगर चाहूं तो पढ़ा सकता हूं। चलिए, तो फिलहाल मैं आपसे यही अपील करूंगा कि इस पोस्टर को टेलीग्राम पर है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारे जो लोग चाहते हैं कि ये पेपर नहीं हो। बस इस अपील के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि एनडीसी वाले, अगर आप मानते हो कि सच में हम आप लोगों के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।
जस्ट अब अगला सेशन है मैडम का। नमस्ते। और आज जो है हम 9 नंबर पेपर आपका क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। सामाजिक सुधार आंदोलन में हमने पढ़ा भी है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई है। तो देखो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को कब हुई है, 10 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875 बंबई में हुई है। तो पहला सही है बिल्कुल। और मैंने आपको ये भी बताया है कि 1877 में इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ ले गए थे हम लोग, लाहौर ले गए थे। किस जगह पे ले गए थे, लाहौर। तो ये भी याद रखना 1877 में हम इसका मुख्यालय कहाँ ले गए थे, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हम लाहौर ले गए थे। अब पता है मेरे को एक चीज लगती है कि आपको आर्य समाज का आदर्श वाक्य याद होना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आर्य समाज का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछ सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा संभावना है कि ये आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आदर्श वाक्य जो है वो संस्कृत में है, उसका मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूंगी। अब वो क्या है, कृणवृंतो, कृणवृंतो विश्व आर्यम, कृणवंतो विश्वमार्यम। इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ जो है, इसका हिंदी में है कि अर्थ की विश्व को आर्य बनाते चलो। आपको विश्व को क्या बनाते चलना है, आर्य बनाते चलना है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको आर्य समाज में याद रखनी है। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में इसकी स्थापना होती है और 1877 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर ले जाया जाता है। आर्य समाज का जो आदर्श वाक्य है, आर्य समाज का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, कृणवंतो विश्वमार्यम, मतलब विश्व को क्या बनाते चलो, विश्व को आर्य बनाते चलो, विश्व को आर्य बनाते चलो। हिंदी अर्थ ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो लगभग ये जितने भी अभिलेख आपको दिख रहे हैं नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, इन चारों ही अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है, गुर्जर कहा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक, आगे चले, इजी क्वेश्चन है। हाँ, फिर देखो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। तो ये तो बहुत बार पढ़ाया है मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन है, 129, आर्टिकल 129। फिर प्रतिहारों की 26 शाखाएं। अब किसने कहा था कि प्रतिहारों की 26 शाखाएं हैं, तो जो नैन्सी जी हैं, है ना, नैन्सी जी, इन नैन्सी जी ने कहा था कि गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं, 26 है। इसमें सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है, मंडोर का प्रतिहार है। कौन सा प्रतिहार है, मंडोर का प्रतिहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और वैसे भी याद रखना, मंडोर, जालोर, अवंती, ग्वालियर, उज्जैन की जो शाखाएं हैं वो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही है इन 26 शाखाओं में से। तो यार गुर्जर प्रतिहारों की 26 अलग अलग ब्रांचें थी और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा प्राचीन है वो मंडोर है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है ना, ABCD इनकी यहीं से शुरू होती है। अब यार ये तो बहुत इजी है, भारत एक गणराज्य है। क्यों है भारत एक गणराज्य, सबको पता है भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, भले ही अप्रत्यक्ष विधि से हो। और तरीका जो है वो आप सबको मैंने बताया है, 55(3) में लिखा हुआ है ना, 55(3) में लिखा हुआ है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसी की वजह से भारत एक क्या है, गणराज्य है। तो 55(3) सबको अच्छे से याद है ना। देखो पॉलिटी में तो कोई शिकायत नहीं है, और भी सब्जेक्ट में नहीं रहेगी, जहां जहां मैं आपको जो जो चीज पढ़ाऊंगी वहां शिकायत नहीं रखूंगी। आगे चले, चलो हाँ, अभी फिर से एक बार बात करते हैं स्कूल व्याख्याता खोज परीक्षा पर। स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा पर हम फिर से बातचीत करते हैं। ये फर्स्ट पेपर के लिए भी हो रही है, अपने जीके वाले पेपर के लिए, और सेकंड पेपर हिंदी के लिए भी हो रही है। जो सिर्फ जीके की देना चाहता है वो दे सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रथम पुरस्कार जो है, फर्स्ट वो है 11,000, सेकंड है 5100, तृतीय है 2100। ये कहाँ कहाँ होगी, ये बाड़मेर में होगी, नौहर में होगी, जोधपुर में होगी, जयपुर में होगी, सूरतगढ़ में होगी और बाड़मेर में होगी। ठीक, 4 से 10 तक स्थान लाने वाले प्रतिभागियों को क्या मिलेगा, नगद पुरस्कार मिलेगा।
और ये जो है QR कोड है जिसको आप स्कैन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब देखो, नगद पुरस्कार का जो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है, वो अपनी जगह है। और जो मैं बात कह रही हूं ना, उसको गौर से सुनना। उसको क्या गौर से सुनना? 23 जून को आपका एग्जाम है। हम ये परीक्षा कब करा रहे हैं? 1 जून को। कब करा रहे हैं? 1 जून को। हम ये परीक्षा 1 जून को करा रहे हैं। 1 जून को यानी कि ठीक 22 दिन पहले आपको छोटा छोटा ऑल ओवर राजस्थान का कंपटीशन देखने को मिलेगा। यानी कि उस दिन आप ये एनालाइज कर पाओगे कि जब आप इतना पढ़े हो, इस वक्त इस छोटे प्रारूप में, छोटे ड्राफ्ट में आप कहाँ स्टैंड करते हो, और फिर उन बचे हुए 20-21 दिनों में आप और ज्यादा एफर्ट लगा के तैयारी को शेप दे सकते हो। और फिर हो सकता है कि जो 23 जून को एग्जाम होना है उसमें आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट हो। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, ये मत सोचना यार टाइम खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस वक्त ये भी चल रहा होगा कि नहीं नहीं जाते हैं, टाइम खराब होगा। नहीं, टाइम नहीं खराब होगा, आपको अपनी वास्तविक स्थिति पता चलेगी। यार एक बात बताओ, युद्ध अभ्यास कितना लंबा करते हैं। भारतीय सेना अगर रोज युद्ध अभ्यास ना करे तो क्या जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने गजब का परफॉर्मेंस किया है वो नहीं हो पाता ना। तो याद रखना, युद्ध से पहले बार बार युद्ध अभ्यास किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही है ये, बस ये कंपटीशन का युद्ध है। तो यहाँ पे पेन पेपर से इस प्रकार से टेस्ट सीरीज के माध्यम से लड़ाइयां होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। कन्नौज जो है ना, कन्नौज ये एक सुंदर कन्या है बेसिकली। मैं इसे सुंदर कन्या क्यों कहती हूँ? क्योंकि इसलिए कहती हूँ कि कन्नौज की जो लोकेशन है, कन्नौज की जो लोकेशन है वो इतनी शानदार है कि ये व्यापार का केंद्र था। व्यापार का क्या था? केंद्र था। और जो जो जगह व्यापार का केंद्र होता है, बाद में हिस्ट्री में वो किस में कन्वर्ट होता है? राजनीतिक सत्ता में। ये ध्यान रखना, क्योंकि राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यापार का केंद्र होना जरूरी है। तो कन्नौज जो है वो एक सुंदर कन्या है। सुंदर कन्या क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। अब इस सुंदर कन्या को पाने के लिए 3 लोग लड़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार लड़ेंगे, पाल लड़ेंगे और राष्ट्रकूट लड़ेंगे। ये तीनों आपस में भिड़ेंगे कि ये सुंदर कन्या हमें मिल जाए। लेकिन इस सुंदर कन्या की लड़ाई में जो जीत जाएगा वो गुर्जर प्रतिहार होंगे। मतलब लास्ट में ये सुंदर कन्या किसके हाथ में जाएगी? गुर्जर प्रतिहारों के हाथ में। तो किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, गहलोत। तो गुर्जर प्रतिहारों ने किया, वत्सराज ने शुरू किया था बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसमें भी जो रघुवंशी प्रतिहार है, जालोर के, उज्जैन के और कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहार, उन्होंने ये कन्नौज रामायण शुरू की थी, है ना। ये सुंदर कन्या उनको ही अच्छी लगी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी बताए मैंने क्यों दिया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज में क्यों है पता है? ये आपकी टेस्ट सीरीज में इसलिए है क्योंकि जो डीडी लाइव का प्रोग्राम, जो डीडी लाइव का एक प्रोग्राम 26 जैन 2025 को स्पेशल एक प्रोग्राम आया था। किस पे? SN मुखर्जी पे। स्पेशल एक प्रोग्राम आया था SN मुखर्जी पर, सत्येंद्र नाथ मुखर्जी पर, जो कि फॉर्मर ICS अधिकारी रहे थे। ये जो है संविधान सभा में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार रहे थे। मुख्य प्रारूपकार। अब पता है ये क्या करते थे? ये जाते थे ड्राफ्ट कमेटी की जो मीटिंग्स होती थी ना, उसमें जाते थे और ऐसे सुनते थे। सुनकर अंबेडकर और बाकी मेंबर्स ने जितनी भी बहस की है उसको सरल शब्दों में लिखते थे। उसको किसमें लिखते थे? सरल शब्दों में। जैसे मैं आपको संविधान सरल शब्दों में पढ़ा देती हूँ ना, वैसे ही सरल शब्दों में क्या करते थे? लिखते थे। इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। और अंबेडकर खुद कहते हैं कि चलो हमने तो बहुत कानूनी और तकनीकी रूप से संविधान लिखा, संविधान बनाया, सोचा समझा, लेकिन उसको सरल शब्दों में जो व्याख्या करवा दी वो कौन है? SN मुखर्जी है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सीधी सादी भाषा में पूरी डिफिकल्ट चीज को क्या कर दिया जाए? समझा दिया जाए। और वही व्यक्ति दिलों पे राज करता है। तो देखो SN मुखर्जी पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक। और ऐसा होता भी है कि सरकार के चैनल्स पर जब आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ व्यक्तियों का नाम पॉपअप होता है तो आपके पेपर में भी पॉपअप होता है। इसीलिए टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए मत सोचिए कि हम टेस्ट सीरीज बिना सोचे समझे बना देते हैं। हम टेस्ट सीरीज में हमेशा खासे ख्याल रखते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। ठीक। तो जो सेकंड ग्रेड वाले हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन की है वो जाइए और क्या कीजिए? ज्वाइन कीजिए। चलो
अब देखो, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब देखो, इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी। यहाँ पे 2015 करना होगा, क्या करना होगा, 2015। ये एक छोटा सा क्या है, इसके अंदर मिस प्रिंट है। अब देखो, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना होती है 4/12/2015 को। ठीक है, 4 दिसंबर 2015 को इसकी स्थापना होती है, और ये काम करना कब शुरू करती है, 2016 में, ये ध्यान रखना। अब ये है क्या, बेसिकली जब सरकार को पावर का खरीदारी और बेचना करना होता है, पावर बिडिंग करनी होती है, तब सरकार किसका इस्तेमाल करती है, राजस्थान सरकार इसी का। देखो, जैसे आप घर से बाहर जाके धनिया टमाटर मिर्ची खरीद के लाते हो, अगर सरकार को धनिया टमाटर मिर्ची खरीद के लाना हो तो सरकार उसके लिए एक निगम बना दे, एक कॉर्पोरेशन बना दे, तो सरकार हाई लेवल पर क्या खरीदेगी, धनिया मिर्ची टमाटर। अब सरकार धनिया मिर्ची टमाटर नहीं खरीदती, सरकार खरीदती है बिजली या बेचती है बिजली। तो पावर की बिडिंग के लिए, है ना, पावर की बिडिंग के लिए जो उन्होंने एजेंसी बनाई है 4/12/2015 को, 4 दिसंबर 2015 को, वो कौन है, वो है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो देखो, पहला बिल्कुल सही है, ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बिल्कुल बनाया कब गया है, 4/12/2015 को। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं एकदम श्योर हूं यहाँ पे कि ये पेपर में 90% आ सकता है, क्योंकि जो बिजली का सेक्टर है वो भी राजस्थान में बहुत तेज गति से ग्रो कर रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल के निर्णय के पश्चात ये 2015 में गठित की गई। अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया, यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम, उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। ये सरासर गलत है, ये क्या है, सरासर गलत है, और इसे मैंने सही कर दिया कि मंत्रिमंडल के निर्णय के पश्चात ये 2015 में गठित की गई। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें ये याद रखना है कि ये राज्य के विद्युत क्षेत्र की जो वितरण कंपनियां हैं, उनको जो पावर की बिडिंग करनी होती है, जो ऊर्जा खरीदनी और बेचनी होती है, उसके लिए बनाया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत 4 दिसंबर 2015 को बनाया गया था। 2016 से इसने काम करना शुरू किया है। ठीक है, तो ये सारी बात है। आगे चले, चलो। हाँ, शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ने अपने उद्बोधन के आरंभ में क्या कहा, भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों एंड बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त किया। तो अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त किया, वो व्यक्ति कौन है, वो ओजस्वी व्यक्ति। तो वो सबसे पहले है नागभट्ट फर्स्ट। कौन है, नागभट्ट फर्स्ट। अब इसका टाइम भी याद रखना, ये रघुवंशी प्रतिहार है। कौन सा प्रतिहार है, रघुवंशी प्रतिहार। रघुवंशी प्रतिहार। अब रघुवंशी प्रतिहार कौन से हैं, जो जालोर, अवंती, कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार हैं, जो गुर्जर प्रतिहार हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रघुवंशी प्रतिहार। और नागभट्ट फर्स्ट का टाइम क्या है, बहुत सिंपल है, 30-60, 730 से 760। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड होगा। आगे चलें। फिर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। अब देखो, राजस्थान में 2011 के अनुसार जो जेंडर रेशो है या जो सेक्स रेशो है वो कितना है, वो है आपका 928 डिवाइडेड बाय 1000। अब जो इंडिया है उसका 2011 का जो जेंडर रेशो है वो कितना है, वो जेंडर रेशो कितना आता है आपका, वो आता है आपका 943/1000, 943/1000। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो राजस्थान के पास -15 है। कितना है, -15 है, किससे, इंडिया से। तो अब आंसर ढूंढो, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, माइनस है ना, तो 15 बिंदु कम है। तो 15 का आंसर क्या होगा आपका, 15 का आंसर 4 होगा। ठीक है, तो वैसे भी देखो 28 में 15 जोड़ दो, कितना आता है, 943 आता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले, अब खानवा का युद्ध कब होता है, सबको पता है खानवा का युद्ध कब होगा, 17 मार्च 1527 को, है ना। अब खानवा के 1527 को, 1 मिनट,
1527 को होगा। अब खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले योद्धाओं का के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज आमेर सही है, बिल्कुल ठीक है। कुंवर मालदेव जोधपुर झाला अज्जा काठियावाड़। बीकानेर से लूणकरण नहीं थे। बीकानेर से कौन थे? राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल। राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल ये थे शामिल, ठीक है। तो ये गलत है, फोर्थ। चले आगे, चलो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखो, ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस गलत, आर्य समाज आरआरआर गलत, रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय गलत, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट। अब सबको पता है कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका जो गठन है वो होता है न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क में बनती है ये। और हिंदू धर्म को लेकर बाहर के लोगों में जो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है उसको लेकर ये 1875 में बनती है। बनाने वाले दो लोग होते हैं, एक होती है रूस की महिला जिसका नाम होता है मैडम बाल्टावस्की, है ना, बाल्टावस्की, और एक होते हैं अमेरिका के सर कर्नल स्कॉट। अमेरिका के सर कर्नल स्कॉट, ये दोनों मिलकर, है ना, हिंदू धर्म के कुछ आध्यात्मिक पक्ष से बहुत प्रेरित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण करते हैं। 1882 में 1882 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे? अड्यार, मद्रास। और उस समय इसका चेयरमैन बनती है एनी बेसेंट, है ना। इसके अलावा जॉर्ज अरुंडेल जो है वो भी इससे क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। थियोसॉफी जो है इसकी पत्रिका थी, पत्रिका नाम था थियोसॉफी। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना उसका आदर्श वाक्य ये था, उसका आदर्श वाक्य बहुत प्यारा जो गीता में लिखा हुआ है वही इसका आदर्श वाक्य था कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये बात इन्होंने बताई थी कि सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सीधा जो इनका मुख्यालय है 1882 में वो अड्यार शिफ्ट नहीं हुआ था, पहले ये लाए थे 1879 में मुंबई लाए। 1817 में इसका हेडक्वार्टर पहले न्यूयॉर्क से कहाँ लाए? मुंबई लाए। फिर मुंबई से देन ये कहाँ शिफ्ट हुए हैं? अड्यार शिफ्ट हुए हैं। आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, अब आ सकता है, ठीक। चलो, राजा राममोहन राय के बारे में कौन सा एक कथन गलत है? 1804 में उन्होंने तोहफत उल मुहावदीन अ गिफ्ट टू मोनोथीस प्रकाशित की, करेक्ट। वेदांत कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल करेक्ट। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु में देवीय होने के सिद्धांत को खारिज कर दिया, बिल्कुल। उन्होंने ईसाई धर्म की भी तार्किकता के आधार पर व्याख्या की थी। उनका अखबार संवाद कौमुदी बंगाल का पहला अखबार था, ये स्टेटमेंट गलत है। बंगाल का पहला अखबार था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट था। ये 1780 के अंदर जेम्स ऑगस्टक हिक्की, मैं उन्हें सिर्फ हिक्की बुलाती हूँ क्योंकि मेरे से इतना बड़ा नाम याद नहीं होता, जो हिक्की थे उन्होंने निकाला था। संवाद कौमुदी इनकी पहली बांग्ला पत्रिका थी। 1821 में वो क्या होती है? प्रकाशित होती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या है? रॉन्ग। फिर देखो, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा सबको पता है, स्वामी विवेकानंद, है ना, सामाजिक पुनर्जागरण में हमने पढ़ा भी है। अब चौहान वंश के शासकों का कालक्रम, सबसे पहले कौन होंगे? अजयराज। अजयराज के बाद अर्णोराज, अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड, यानी कि सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। फिर चलो, अब हमें मैच करना है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ए में 3 होगा, देखो ये रे 2 जगह, ये रहा। तो पहले इसको आउट करो, ये तो आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर नहीं है। फिर देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, ए। अब देखो बी में यहाँ पे भी फर्स्ट है, बी में यहाँ पे भी फर्स्ट है, मतलब इसको काट दो। फिर देखो, राजा राम मोहन राय आरआरआर ब्रह्म समाज, डी में, सी में 4, ये रहा उत्तर, ये भी कटेगा क्योंकि यहाँ पे सी में क्या है? 2 है। अब तो आंसर तो पता है, ये है डीएनडी। डीएनडी ने बनाई थी हमारे तत्वबोधिनी सभा, तो ये रहा डी में 2। ऐसे ही इतने इत्मीनान से ऐसे काट पीट करके ही पेपर को क्या करना भाई? सॉल्व करना, ठीक है। चलो, रणथंबोर का युद्ध,
रणथंबोर का युद्ध 1301 में किन किन के बीच में हुआ? तो रणथंबोर का जो युद्ध है 1311 में, जुलाई 1301 में, सॉरी 1301 में किसके बीच में हुआ था? हमीर और खिलजी के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमीर था ना, उसकी पॉलिटिकल विल जाग गई थी और इसने सबसे पहले तो राजकाज देना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक गजब का काम किया कि जो मंगोल विद्रोही थे, है ना, मंगोल विद्रोही, जिनको ढूंढ कौन रहा था? जिनको ढूंढ रहा था अलाउद्दीन खिलजी, है ना, कि जिसको ढूंढती है वो हर कहीं, वो लड़की मिले मुझे कहाँ। तो ये मंगोल विद्रोही उसको मिलते कहाँ पे हैं? किसकी शरण में मिलते हैं? हमीर की शरण में मिलते हैं। और ये कौन होते हैं? ये होते हैं मोहम्मद शाह और के हबरू। मोहम्मद शाह और के हबरू, है ना, कि जिसको ढूंढा मैंने यहाँ वहां, वो मुझे मिला कहाँ? हमीर के घर। तो खिलजी कहता है कि जिसको ढूंढा मैंने यहाँ वहां, वो मुझे मिला कहाँ? हमीर के यहाँ। और इन दोनों को वो अपने यहाँ पे शरण दे देता है। खिलजी कहता है अब तो आक्रमण करूंगा मैं, तुमने मुझे सारे मौके दे दिए। प्लस इतना ही नहीं, हमीर मोहम्मद शाह को जागीर और देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आज तक पूछा नहीं गया है। अब आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जागीर जो है वो इन्हें गिफ्ट की गई थी। तो जगाना की जो जागीर है, किसकी जागीर? जगाना की जागीर, ये दी थी हमीर ने। किसको? मोहम्मद शाह को। ये आपको क्या रखना है, इस वक्त याद रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलो, तो और पता है मोहम्मद शाह को प्यार और हो गया था, खिलजी की एक बेगम थी चिमना, उससे। और उसकी जो बेगम थी चिमना, और मोहम्मद शाह ने मिलकर प्लान बनाया था कि खिलजी को मार देंगे, पर खिलजी को मारना इतना आसान नहीं था। चलो, अब देखो निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन द्वारा रचित नहीं है? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है, डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं है, डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं है, गॉड ये व्याकरण भी है, डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं है। फिर देखो, निम्न राज्यों, या तो कोई राज्य या और संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, SCUT, संघ शासित क्षेत्र, जिसमें लोकसभा की केवल एक सीट हो। तो देखो मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ, नागालैंड हुआ, ये जो जगह है सिक्किम, तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, ये सब एक एक लोकसभा सीट है, सब में एक एक लोकसभा सीट है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इस बार लोकसभा चुनाव हुआ है और आपके सिलेबस में लगता है भारत में चुनाव, तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले, देखो राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में तीसरे नंबर पे है भारत में, है ना। किसमें? इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? MP में सेकंड होता है, महाराष्ट्र में थर्ड होता है, राजस्थान में। और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा होता है कोटा और बारां में। अब देखो कोटा और बारां एक साथ यही है, ये रहा कोटा, ये रहा बारां, बीच में बूंदी। तो सही आंसर क्या होगा? थर्ड। ठीक, चलो, नवंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया? कर्नाटक। इसे वो कन्नड़ दिवस के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं? कन्नड़ दिवस में। बेसिकली कर्नाटक का जन्म हुआ है राज्य के तौर पे 1 नवंबर 1956 को, जहां पे दक्षिण के अंदर कन्नड़ भाषी राज्यों को एक करके कर्नाटक बना दिया था। तो अभी कर्नाटक ने बनाया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक। इसके अलावा ये हरियाणा का भी बर्थडे है 1966 में, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भी जो है उसका भी स्थापना दिवस यही है, नवंबर। चलो, नवंबर 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है वो जीती है? तो ये एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? पंकज आडवाणी। पूरे बिलियर्ड्स में एक ही नाम गूंजता है, और वो नाम किसका है? पंकज आडवाणी है। तो देखो ये IBFS इंटरनेशनल बिलियर्ड जो चैंपियनशिप है, ये हुई है आपके दोहा में। कहाँ हुई थी ये भी ध्यान रखना, ये हुई थी आपके दोहा में। पंकज आडवाणी ने इंग्लैंड के रॉबर्ट हाल को हराया है। किसको हराया है? रॉबर्ट हाल को हराया। और कितने से हराया ये भी याद रख लेना, कितने से हराया? 4-2 से हरा दिया, 4-2 से हराया। और ये इनकी 28वीं जीत थी। कितनीवीं जीत थी? 28वीं जीत। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखो, दोहा खेलने गए थे, इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हरा दिए 4-2 से, और आ गए घर पे। नॉर्मल सी बात है, 28 बार जीत रहा है पंकज आडवाणी। बस खत्म करो, याद हो जाएगा। आगे चले, चलो। हाँ, दिसंबर 2024 में कौन सा देश
फीफा क्लब, ये कॉन्टिनेंटल होगा यहाँ पे, और ये 10 की जगह क्लब होगा। कौन सा क्लब? फीफा क्लब कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल है, उसको जीता है। हाँ, तो उसको जीतने वाला कौन सा है? रियल मैड्रिड ने जीता। किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। पुचका को हरा के रियल मैड्रिड ने जीता। सिंपल। ठीक। फिर देखो, फिर से देखो, हमें क्या लगाना है? चौहान शासकों का कूट मैच करना है। तो देखो इस बार सबसे पहले कौन सा होगा? इस बार सबसे पहले कौन सा होगा ये देखते हैं। अब देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रखा है यहाँ पे। तो देखो अगेन सबसे पहले होगा विग्रह राज चतुर्थ, 3 सबसे पहले आएगा। विग्रह राज फोर्थ सबसे पहले आएंगे। विग्रह राज फोर्थ के बाद 2 हुए थे, अपार गांगे और पृथ्वीराज सेकंड। तो इसके बाद आएगा 2, पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड के बाद आएंगे 4 नंबर पर सोमेश्वर चौहान। कौन आएंगे? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के बाद पृथ्वीराज राय पिथौरा, या जिसे हम क्या कहते हैं? PR थर्ड। क्या कहते हैं? पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज राय पिथौरा। तो सही सीक्वेंस होगी 3 2 4 1, ये वाली। क्लियर? चलो, निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी है? टफ क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ के आ जाना, लेकिन हम आपको इसका आंसर बताते हैं 41 का। तो 41 का सही आंसर है RRR। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। क्या रखना है? इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको। ठीक, तो स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी थी RRR ने, राजा राम मोहन राय ने। फिर देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन, कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजयराज के विषय में सही नहीं है? पढ़ते हैं। अजयराज ने अजयमेरु की स्थापना की, बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया, ये ठीक है। दिल्ली या ढिल्लिका को अपने अधिकार में लेने वाला वो पहला चौहान शासक है, गलत, ये नहीं है वो। पृथ्वीराज विग्रहराज फोर्थ है। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमला देवी, बिल्कुल उसकी रानी सोमलेखा या सोमलवती भी नाम मिलता है, उसका नाम उल्लेखित है। चांदी के सिक्के चलाए थे, ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे चले। फिर देखो कोपेन जलवायु वर्गीकरण, ये तो बहुत इजी है ना क्वेश्चन। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है? तो AW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है राजस्थान में? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक, चलो ये लो डायग्राम। ये वाला जो एरिया है ये AW है सारा का सारा, ठीक है। चलो, दिसंबर 2024 में किस देश ने चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर के टच डाउन स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है? क्या नाम दिया है? शिव शक्ति पॉइंट। तो ये कौन है? ये है हमारा प्यारा भारत, है ना। हम बहुत खुश हुए थे, और खुशी की बात है भारत चौथा देश बन गया है जो यहाँ पे लैंड कर गया है चंद्रयान पे। तो खुश तो होंगे ना, और वो भी सदर्न प्लोन की साइड से। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने अधाई ढिन का झोपड़ा बनवाया? तो देखो विग्रहराज फोर्थ ने बनवाई थी संस्कृत पाठशाला। टाइम याद रखना इस साल के लिए, 1153 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक जो है उसकी पंक्तियां जो है वो लिखी हुई है। तो 1153 को इस बार क्या रखना? याद रखना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उजाड़ और आहू काली सिंध सही है, चाप और जाखम माही सही है, मानसी और खारी बनास सही है, मेज तो चंबल की सहायक नदी है, लेकिन सागी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। चूंकि दोनों पेड़ चंबल के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए सही आंसर क्या है? थर्ड। अब ये दो क्वेश्चन दो क्यों दिया गया? आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज में ये डाला गया। हम पूरी तरीके से आपको चेक करते हैं। समझ में आई बात? चलो, फिर देखो फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब देखो ये फरवरी 2024 है ये, ठीक है। फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तमिलनाडु में हुए थे, ये 6th सीजन था। अभी जो 7th है ना,
7th जो फैब 2025 में होगा वो बिहार में होगा। वो कहाँ होगा? बिहार में। ये ध्यान रखना। ये तो हो चुका। चलो आगे। किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग प्रारंभ किया? पहले भी बताया मैंने आपको, ये व्यक्ति कौन है? केसी सेन है। ठीक, चलो। निम्न में से किसने 1227 में, अब देखो कुछ जगह पे आपको कंफ्यूजन होगा, 1234 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा क्या चलता है, पंगा चलता है। तो 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया। तो ये कौन है? जैत्र सिंह है ना? कौन है ये? जैत्र सिंह। आगे चले। मजेदार धूल चटाई थी इल्तुतमिश को। 58 नंबर क्वेश्चन इजी है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी है? तो बेसिकली जो हमारा पंचपद्रा का रिफाइनरी है ना, उसमें एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सेदारी पूछा है। तो एचपीसीएल की हिस्सेदारी है 74%, राजस्थान गवर्नमेंट की 26% है। देखो जिसका पहले पूछा है ना उसका पहले लिखना है। तो एचपीसीएल का कितना है? 74%। राजस्थान गवर्नमेंट का कितना है? 26%। सही आंसर क्या है? फर्स्ट। फिर देखो जनवरी 2025 में भारत के किस देश के साथ डेजर्ट 10-10-1 यानी कि 21 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये हमने किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। ठीक, चलो। भारत में विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्न में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है? तो भारत में कौन कौन सा सिस्टम चलता है निर्वाचन का? वयस्क मताधिकार वाला चलता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये भी चलता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये भी चलता है। ठीक, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चलते हैं। कौन से चलते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ नहीं चलता। जो संचयी प्रणाली है वो भारत में नहीं है। ये हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर? आगे चले। चलो फिर देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित है? सबको पता है वो कौन है? सत्यार्थ प्रकाश है। रास्त गोफार नहीं है, वो जो दूसरों की है। गीता रहस्य जो है वो आपके तिलक की है। संवाद कौमुदी पत्रिका आरआरआर की है। आगे चले। हाँ, अब देखो पठारों का, राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो देखो पश्चिम से पूर्व सही क्रम पूछा है, तो सबसे पश्चिम में देखो हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार होगा ही नहीं क्योंकि ये पूर्व की साइड है। नाम ही क्या है? दक्षिण पूर्वी पठार। ये होगा नहीं, मतलब इन दोनों जगहों पे देखना है। अब देखो भोराट का पठार। भोराट के पठार के बाद कौन सा आएगा? ऊपरमाल का पठार। फिर कौन सा आएगा? लसाड़िया का पठार। पश्चिम से पूर्व पूछा है, ऊपर गौर से देखना, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है। फिर लिखा हुआ है हाड़ौती का पठार। फिर देखो 64 में और नीचे देखो, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, हाड़ौती का पठार। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा क्योंकि लास्ट एंड पर सबसे पूर्व वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे सबसे पश्चिम वाला लिखा हुआ है, यानी कि अब पूरा का पूरा दारमदार लसाड़िया और ऊपरमाल में से। अब आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? कॉमन सेंस। कैसे? लसाड़िया का पठार का उदयपुर में, उदयपुर पश्चिम की तरफ है, तो पहले कौन आ जाएगा? लसाड़िया का पठार। ऊपरमाल का पठार कहाँ है? बिजोलिया भीलवाड़ा, जो पूर्व की ओर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्लियर? देखो फरवरी 2025 में आयोजित 77वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ये मैंने पिक्चर देखी है, ओपेनहाइमर है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो परमाणु बम डेवलप किया था वो व्यक्ति कौन थे? ओपेनहाइमर थे। इन्हीं के जीवन पे बनी है। समझ में कुछ नहीं आती है, देख ली पर समझ में नहीं आई। इसको बेस्ट पिक्चर का भी टाइटल मिला है। मेरे को बहुत शौक है पिक्चर्स देखने का, फेवरेट हॉबी है मेरी ये पिक्चर देखना और उसके बाद पढ़ाना। हाँ, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन को चुनिए। देखो एक कथन को चुनना है जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करती है। अब मंत्रिमंडलीय सरकार में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मंत्रिमंडलीय सरकार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब ढूंढो कि इन सारे के सारे स्टेटमेंट में आपको कहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व? मंत्रिमंडलीय स्वरूप सरकार की जान, जैसे कहते हैं ना ये मेरी जान है,
तो इसकी जान क्या है? इसकी जान है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब जहां पे भी ये शब्द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाए वही हमारा क्या होगा? आंसर। अब ढूंढो थर्ड ऑप्शन, देखो सरकार के निजता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है, यही परफेक्ट क्या है? आंसर है। ठीक, घुमाया हुआ क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक, आपको शताब्दी पूछी है, अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? 6ठी से 11वीं शताब्दी तक। सिंपल। फिर देखो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? सबको याद है खजाइन उल फतू, है ना। अब यहाँ पे खजाइन उल फतू ऑप्शन में नहीं है। अब आप रोगे, कहोगे हाय राम ये क्या हो गया? तो देखो खजाइन उल फतू का दूसरा नाम है तारीख-ए-अलाई। इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तारीख-ए-अलाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तारीख-ए-अलाई। आगे चले, चलो। नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? पकड़ो, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर करेक्ट। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं बहुत सारे लोग होते हैं, तो सेकेंडरी स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, करेक्ट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है, ये भी करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। अप्रैल 2025, देखो अगेन यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था कि 2023 जो है, अप्रैल 2023 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? तो लास्ट 2023 में 2 सिटी शामिल हुई है। एक है ग्वालियर, एमपी का ग्वालियर, जिसे संगीत श्रेणी में किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को में संगीत श्रेणी के अंदर, ठीक। और दूसरी कौन सी है? कोझिकोड। दूसरी कौन सी है? कोझिकोड। जयपुर, वाराणसी, श्रीनगर भी शामिल है, लेकिन ये पहले के हैं। इसे शामिल किया गया है केरल के कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में। अप्रैल 2025 में इन्होंने अपना एक डे बनाया था, उस वजह से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पर आंसर ग्वालियर है। आंसर क्या है? ग्वालियर एंड कोझिकोड। संगीत श्रेणी में इसको सिटी ऑफ सॉन्ग भी बोला गया है यूनेस्को के द्वारा। कोझिकोड इसको दिया गया है साहित्य श्रेणी में, ठीक है। फिर जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने एक परिवार एक नौकरी शुरू किया है? तो कौन है वो? सिक्किम। तो चलो आज मैंने पानी नहीं पिया, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद क्या सॉल्व करेंगे? इंग्लिश। नमस्ते, और अब इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं। पानी वानी पी के हम तैयार हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। अब देखो जब है ना किसी को प्रीपोजिशन में कोई रूल्स याद नहीं हो ना, तो वो एक चीज करना, वो है ना इन चारों को यहाँ पे रख के देखना, जो सबसे ज्यादा सूटेबल हो ना उसको करेक्ट कर देना, या हिंदी करके देख लेना तो आसान हो जाता है। अब देखो विद एक्टिंग, आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, ऐसा नहीं हो सकता, गलत लग रहा है ना। इन एक्टिंग भी नहीं हो सकता, ऑन एक्टिंग भी नहीं हो सकता। अब देखो बिसाइड्स एक्टिंग, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, एक्टिंग के अलावा आमिर खान को सोशल वर्क भी पसंद है। अब विद एक्टिंग करते हैं ना तो एक्टिंग के साथ हो जाता है, वो सही नहीं जम रहा था, तो बिसाइड्स। सही आंसर क्या होगा? बिसाइड्स। फिर देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब देखो जब भी ऐसा सेंटेंस दे, अब देखो पहले पकड़ो बाई यानी और सम बॉयज, यानी कि ये ना पैसिव वॉइस है। फिर यहां देखो वाउंडेड मैन, ठीक है। अब वाउंडेड सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको? सेकंड, यानी कि यहाँ जो भी होगा वो वॉज वर होगा। क्या होगा? वॉज वर। तो द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड, तो सही आंसर क्या होगा? द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड, करेक्ट। फिर select the most appropriate option to fill in the blank by using the correct degree of adjective. एग्जेक्टिव की करेक्ट डिग्री भरनी है। आई थिंक द मैंगो इज डैश फ्रूट, आई कैन हैव एज मैनी एज 4 एट अ टाइम। अब देखो यहीं से आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या आएगा। अब वो बच्चा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं जितने चाहूं उतने आम खा लेता हूं एक बार में, तकरीबन 4-5, यानी कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है।
अब बहुत ज्यादा डिलीशियस है तो क्या भरोगे? द मच मोस्ट डिलीशियस। सिंपल, कॉमन सेंस जगह ना। चले आगे। ओह, तो हो गया। अब आएंगे दीपक सर, और दीपक सर ने आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग अच्छी पढ़ाई है, और विश्वास रखना वो जो पढ़ा रहे हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, विश्वास का खेल है, सारा कुछ पढ़ाई। तो अब दीपक सर क्लास लेंगे आपकी, मेरी तरफ से आपको बाय है। चलो बात करते हैं साइंस, रीजनिंग और मैथ के ऊपर। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले आएंगे साइंस के। उससे पहले देखो एक चीज देख लेते हैं कि स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा, ठीक है, ये अपने एक पेपर होने वाला है। इसके अंदर फर्स्ट पेपर होगा जो अपना जीके का रहता है, मतलब कि जो कॉमन पेपर होता है। एक सेकंड होगा, वो होगा अपना हिंदी का। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपने को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सर ने एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो पुरस्कार कितने हैं इसमें। इसके अंदर देखो 11,000, 5100 और 2100, ये इसके अंदर जो है वो प्राइज मनी रखी गई है। 4 से 10 स्थान वालों को भी क्या दिए जाएंगे, नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर आयोजित होने वाला, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, नौहर, जोधपुर और जयपुर। अब देखो ध्यान रखने वाली और नई चीज कि जब आपको इसके 99 रुपीज पे करने होंगे, ठीक है, उसके लिए आप ये QR कोड जो है वो यूज ले सकते हैं। यहाँ तो आप डायरेक्ट ऐप पर जाकर कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अपने डायरेक्ट पेटीएम या फोन पे के ऊपर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर वैसे नहीं आता तो देखो एक ये तरीका कर सकते हो कि जिससे अभी क्लास चल रही है। ठीक है, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतना कट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद में गैलरी में सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में जब पे करना होता है तो वहां पर अपने इमेज को, इस इमेज को वहां पर स्कैन कर सकते हैं। तो ये भी तरीका जो है आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, किसी गेंद की पृथ्वी तल से v वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। जब वह, मतलब स्थितिज ऊर्जा, v वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है, वापस पृथ्वी तल पर पहुंचती है। ऊपर की ओर जाते समय पृथ्वी तल और अधिकतम ऊंचाई के मध्य होती है, नीचे गिरते समय अधिकतम ऊंचाई एवं पृथ्वी तल के मध्य होती है। मतलब आपने को क्या बताना है कि वो पोजीशन जहां पर केवल स्थितिज ऊर्जा हो, मतलब कि कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं हो। देखो स्थितिज ऊर्जा, एक तो केवल स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो एक तो जमीन के ऊपर फेंकने से पहले केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी नहीं। उसके बाद में ये फिर बॉल फेंकी जाएगी, फेंकेंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये यहां पर जाकर रुक गई, तो रुकते ही क्या हो जाता है, रुकते ही वहां पर गतिज ऊर्जा खत्म हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम कहां पर होगी, मैक्सिमम हाइट जब पहुंच जाएगी तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी मैक्सिमम। तो देखो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है। ठीक है, ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 2 मीटर से बल की दिशा में स्थानांतरित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जूल में बताना। तो सबसे पहली बात, कार्य का मात्रक आपको यहां पर पता चला होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जूल होता है। उसके अलावा अब यहां पर अपने को कार्य निकालना है। कार्य का सूत्र देखो क्या होता है, कार्य बराबर, देखो इंग्लिश में याद करना चाहो तो F S, F का मतलब होता है बल, डॉट मतलब गुणा, विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो बल कितना है 5 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन, विस्थापन है 2 मीटर का, ये देखो 5 दूनी 10, इससे इजी क्या हो सकता है। अब देखो कार्य जूल में तो 10 जूल, और याद भी रखना है कि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, कार्य सदिश व अदिश राशि की। देखो यहां पर कार्य जो होता है वो होता है अदिश राशि, और ऊर्जा भी अदिश राशि। कैसे याद रखेंगे,
देखो कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी अपना जूल होता है, दोनों समान यूनिट वाले हैं, दोनों के समान मात्रक है। तो जब मात्रक समान है तो वो दोनों ही अदिश होंगे, याद रखना है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, अदिश हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कार्य अदिश व ऊर्जा सदिश नहीं, कार्य व ऊर्जा दोनों सदिश नहीं है, कार्य व ऊर्जा दोनों अदिश राशि, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। देखो से कम है संचयी बारंबारता तथा से अधिक है संचयी बारंबारता वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु वो बिंदु कहलाते हैं। देखो माध्य, बहुलक, माध्यिका या मानक विचलन। अब देखो इसमें है ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपने सीएफ कहां पढ़ते हैं, देखो मानक संचयी बारंबारता किसको कहते हैं, संचयी बारंबारता, याद करो कहां पर पढ़ा था, संचयी बारंबारता, ये कहां पर पढ़ा था, ये हमने माध्यिका के अंदर पढ़ा था, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका के अंदर पढ़ा था, तो आंसर हो जाएगा अपना माध्यिका, क्योंकि संचयी बारंबारता कहां पर आता है, वो आती है माध्यिका के अंदर। तो वक्र जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उसको क्या कहते हैं, माध्यिका कहेंगे। भाई टॉपिक ही माध्यिका है तो फिर इनके बारे में अपने क्यों बात करेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा याद करने वाला प्रश्न है, ठीक है, कुछ चीजें होती है वो अपने को गणित के अंदर भी याद रखनी पड़ती है। देखो एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़े निम्न में से कौन सा आरेख, मतलब अलग अलग आंकड़ों को, जैसे आपने देखा होगा, देखो पाई चार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से 60 डिग्री ये आ जाता है, जैसे पीने का पानी, और 60 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर कपड़े धोने का पानी। तो ये अलग अलग प्रदर्शित किसमें किया जाता है, ये किया जाता है अपने पाई चार्ट में, किसमें, इसको बोला जाता है पाई चार्ट, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है कि भाई अलग अलग जो उपयोग होता है उसको दर्शाने के लिए, जैसे कई बार बोला जाता है, जैसे किसी बुक को बनाने का खर्चा मान लो 15,000 रुपए है, ठीक है, 15,000, तो उसके अंदर आता है कि 10% रॉयल्टी खर्च हो गया और 60% पेपर खर्च हो गया। तो अलग अलग खर्च को जब दर्शाया जाता है तब अपने क्या करते हैं, अपने पाई चार्ट को उपयोग में लेते हैं। अब देखो, अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, सबसे इजी टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, बी जो है 25, सन को इसने 33 लिखा है, पेन दिए गए विकल्पों के किसके बराबर है, मतलब बताना है। तो सबसे पहले अपने को लॉजिक समझना जरूरी है कि बी को 25 कैसे लिख दिया, बी तो 2 नंबर पे आता है, ठीक है। देखो बी 2 नंबर पे आता है लेकिन पीछे से 25 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है लेकिन पीछे से 25 नंबर पे आता है। इसका मतलब अगर ए होता तो क्या लिखते, 26 लिखते, अगर सी होता तो क्या लिखते, 24 लिखते, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पीछे से और आगे से जो नंबर होता है दोनों का योग कितना, 27 होता है। देखो यहाँ पर 2 और 25, ये कितना 27, यहाँ पर 1 नंबर पे आता है 27, 24, ये 3 नंबर पे तो 27, मतलब कि आगे से कितने नंबर पे आता है ये निकालने के लिए 27 में से घटा दो, या पीछे से कितने नंबर पर आता है उसके लिए 27 में से वो संख्या घटा दो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आगे, अब देखो ये है SON, ठीक है। देखो N कितने पे आता है, 14 नंबर पे, लेकिन 27 में से घटाना है 13। O आता है OP 15 नंबर पे, 27 बनाना है तो कितने, 12 नंबर लिखेंगे इसको। S 19 नंबर पे आता है, अपने को बनाना है 27, तो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ो, जोड़ेंगे तो आ गया 33। इसका मतलब जो शब्द का निकालना है, पेन का निकालना है, ये जितने नंबर पे आते हैं वो ना लिख के उसको 27 में से घटा कर लिखना है। अब 27 ही क्यों, क्योंकि एबीसीडी में क्या होता है, टोटल 26 डिजिट होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि पीछे से कितने नंबर पे आता है वो संख्या का, और आगे से कितने नंबर पे आते हैं उन संख्या का जब सम करते हैं तो वो आता है 27। तो ये फिक्स है, हमेशा 27 में से ही अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पेन है, ये आता है 14 नंबर पे N, अपने को 27 बनाना, 13 आ जाएगा। ई आता है 5 नंबर पे,
ठीक है 27 बनाना है, कितने जोड़े 22 जोड़ दो, ये लो 22। P जो है 16 नंबर पे आता है, अपने को 27 बनाना है तो कितने जोड़ दो 11 जोड़ दो, टोटल कितना हो गया ये हो जाएगा, इनका जोड़ करना है। देखो यहाँ पर भी जोड़ किया था, यहाँ पर भी जोड़ किया था, 46, मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। मैंने कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज आपको बताई थी, जब आपने अगर क्लास ली है तो आपको पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर करने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो इन डिजिट्स का मतलब अपने को जो है वो कितने नंबर पे आते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद में हमें क्या करनी होती है, इसके नीचे नंबरिंग करनी होती है, जिससे क्या होता है अपने को बहुत इजी वे में ये जो है रामबाण तरीका है डिकोडिंग डिकोडिंग को करने का। अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप इसके वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अब देखो पेंसिल को क्या लिखा है 59, तो सबसे पहले इनके देखो डिजिट लिखो कितने नंबर पे है, OP 16, E5 ये 14 नंबर पे, 3 नंबर पे, 9 नंबर पे और ये 12 नंबर पे। ठीक है, 12 12 24, 24 और 14 38, 38 और 5 43, 43 और ये टोटल में आ गया 59। इसका मतलब अपने को जो आंसर पूछा गया है उसका डिजिट के नंबर लिख के केवल जोड़ना है और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर ERASER, ठीक है, ये 18 नंबर पे, 5 नंबर पे, 19 नंबर पे, 1 नंबर पे, 18 नंबर पे और 5 नंबर पे। देखो 18 और 1 19 19 38 38 और 10 48 48 और 18 66। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरीका एक ही है, फिक्स तरीका अपना। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के नंबर याद होने चाहिए, अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये था अपना लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास, आज का पेपर डिस्कशन यहीं पर खत्म होता है। बहुत अच्छा लगा होगा आपको और काफी सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट अपने टेस्ट पेपर की सॉल्यूशन में। थैंक यू।